नमस्कार प्यारो। देखो, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग जीएस को शुरू करेंगे, पॉलिटी मैंने शुरू कर दिया है। पहली क्लास आ भी गई है, तो आप लोग प्रस्तावना मैंने बताया है, आप उसे देख लेना। दूसरी जो मैंने बात करी थी कि मैं भारत के इतिहास से शुरू करूंगा, और वो भी आधुनिक इतिहास। देखिए, सिलेक्शन भी एक कला होती है बच्चों। अगर वो तुम पकड़ पाए ना कि किस तरीके से हमें मतलब एक उस वाले हिस्से को पहले कवर कर लेना चाहिए जहाँ से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि हम लोग जो आधुनिक भारत वाला इतिहास है उसे ख़त्म करेंगे। और इसमें भी मैं बात करूँगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की, ठीक है। वहीं से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे। देखिए, दो बातें हैं मैं आपको बताऊँ। ये क्लास जो होगी वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूकेपीएससी हो, यूके हो, देखिए सामान्य अध्ययन की जो क्लास है वो सबके लिए सेम ही है और सबके लिए बेहतर होगी। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि मेरे साथ चलें, और देखो मेरे साथ देखते चलना चीज़ों को, तो आप बढ़िया स्तर पर पहुंच जाएंगे हम सभी लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और शुरुआत करेंगे हम लोग किससे? आधुनिक भारत के इतिहास से। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से शुरू करेंगे। देखो मेरे साथ ध्यान से देखना, और ये इंपॉर्टेंट बात होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैं फिर से आपको एक बात कहूँगा कि अगर पिक्चर क्वालिटी में आपको लगता है कि थोड़ा हल्का या फीका दिख रहा है, तो आप लोग अपना पिक्सल बढ़ा लीजिए। पिक्सल बढ़ाने के साथ ही अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। बढ़िया बड़े पिक्सल में देखिए आप लोग। अब तो डेटा की कोई कमी नहीं है यार, 5G आ गया है। एयरटेल 5G अगर आप चला रहे हैं तो फ्री मिल रहा है 1 साल के लिए, अगर आपके क्षेत्र में है तो, ठीक है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये माना जाता है कि एक राष्ट्र स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो आंदोलन शुरू हुए वो एक तरीके से कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू माने जाते हैं। यानी कि 1885 से उसकी शुरुआत मानी जाती है, और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ 15 अगस्त 1947 तक, इन बीच में जितनी भी घटनाएं घटी जो एक राष्ट्र महत्व की थी, जिसने भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, उन सभी चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पढ़ते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। बेटा मेरे साथ चलना, कोशिश करना समझने की। आप देखेंगे और हम देखेंगे एक बहुत बेहतर स्तर पर हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। पहली बात जब हम बात करते हैं, वो लगभग जो समय माना जाता है वो 1885 से लेकर के 1905 तक के आसपास का समय। इसे बोलते हैं चरण फर्स्ट या पहली कैटेगरी। चरण सेकंड जो होता है वो अगर हम देखें तो 1905 से 1917 के आसपास का समय, और तीसरा युग जो हमारा है वो 1917 से आज़ादी तक। एक तरीके से हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं किसके? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को। 85 से 1905, 1905 से 1917, 1917 से आज़ादी तक। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इस वाले चरण को उदारवादी चरण बोलते हैं प्यारो। क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना, पेपर में बन जाता है, यहाँ से सवाल चेक करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण बोलते हैं। यानी कि इस समय अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैं आपको बताऊं, उम्र का एक बड़ा पड़ाव होता है। इस समय जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो स्थापना करने वालों में थोड़े से उम्र दराज व्यक्ति वहाँ पे शामिल थे। तो उम्र दराज व्यक्तियों के अंदर थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा, समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कक्षा 10 या 12 का लड़का है, उसे अगर आप कहोगे कि बेटा लड़ाई हो गई है, तो वो क्या कहेगा? चलो मारेंगे, पीटेंगे उसे। दूसरी तरफ अगर कोई आप 25-30 साल के लड़के को कहोगे कि भाई लड़ाई हो गई है, तो क्या कहेगा? चलो इसे दिमाग से मारेंगे। और अगर आप 40-45 या इससे ऊपर के लोगों से कहोगे कि भाई लड़ाई हो गई है, तो वो क्या कहेगा? कुछ नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, या ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान उसका दंड देंगे उसको। यानी कि एक तरीके से मानसिकता का पूरा विचारधारा होती है, वो सब कुछ बदल जाता है। इस समय जो शुरुआती दौर में इसकी स्थापना हुई यहाँ पर 1885 में, कांग्रेस की स्थापना में, आप देखोगे बहुत उम्रदराज टाइप के आदमी मिलेंगे, युवा वर्ग थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए ये व्यक्ति जितने भी यहाँ पे हैं, जो यहाँ के मुस्लिम, जो यहाँ के आपके बड़े लीडर्स हैं, जिनके नाम अगर मैं डालूँ यहीं पे, तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये 4 बड़े लीडर हैं किसके? उदारवादी चरण के।
तो ये 4 बड़े लीडरों में अगर आप देखोगे तो एक तरीके से उदारता की भावना नजर आएगी, यानी कि केवल और केवल क्या चाहिए हमें, सुधारवादी समझ यहाँ देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? सुधारवादी समझ, यानी कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ हो रही है तो केवल उसमें हम लोग क्या चाहते हैं, सुधार हो जाए। हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि सड़कें हैं तो थोड़ी बस बेहतर हो जाए, हम इतना बात करना चाहते हैं। हम ये अभी यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें अपने हाथ में सत्ता चाहिए। केवल हम यहाँ किस नीति पे काम कर रहे हैं, किस विचारधारा पे काम हो रहा है इस समय में, सुधारवादी विचारधारा पे। केवल क्या कि एक शांतिपूर्वक ढंग से, जैसे कि अगर कोई हमें चाहते हैं, हम कुछ चीज़ों में बदलाव चाहते हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सर बदलाव हो जाए, बदलाव हो जाए तो अच्छा होगा, हमें थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो केवल उदारवादिता वाला जो युग देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उदारवादी चरण बोल रहे हैं। और इसकी जो समय अवधि हम लोग मानते हैं वो लगभग 1885 से 1905 के आसपास मानी जाती है। जिसके 4 बड़े लीडर हैं, ध्यान रखना, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, दूसरे चरण की बात करते हैं तो इस चरण में इस विचारधारा में बदलाव आता है और इस विचारधारा के तुरंत साथ ही क्या बदलती है, इसी को बोलते हैं हम लोग उग्रवादी चरण। यानी कि लाल कलम से कह दो, लिख कर कह दो उनको, बहुत हुआ सम्मान। ठीक, अब क्या करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, संघर्षपूर्ण बहिष्कार होगा। अब हम लोग किसी की सुनने वाले हैं नहीं है, हमारा क्या होगा, एक के बदले यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और इस चरण के जो बड़े नेता हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, उग्रवादी चरण के नेता। यानी कि इस चरण में आप लोग देखोगे कि एक बड़े तौर पे बात करूं तो कांग्रेस का विभाजन होता है, यहाँ पे बंगाल विभाजन होता है, लोगों में गुस्सा भरता है। इसके साथ साथ आप देखोगे नई नई विचारधारा सामने आती है, मुस्लिम लीग सामने आती है, कांग्रेस तरीके से काम करती है, कांग्रेस के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक नरम दल बन जाता है, एक गरम दल बन जाता है। इसके अलावा होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है, होम रूल आंदोलन शुरू होते हैं, गांधी जी की एंट्री होती है। तो ये चरण जो है थोड़ा सा उग्रवादी चरण हो जाता है, यानी कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो गुस्सा फूटने लगता है। मतलब क्या है कि अब हमें क्या नहीं चाहिए, सुधार नहीं चाहिए, अब हमें सत्ता हमारे हाथ में चाहिए, यानी कि स्वराज की बात होने लगती है, स्वराज या स्वदेश की बात होने लगती है यहाँ पे। ठीक है, किसमें, उग्रवादी चरण के अंदर। और आपको ध्यान रखना कि उग्रवादी चरण के जो 4 बड़े लीडर हैं उनका नाम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और ये यहाँ पर एंट्री हो जाती है महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे हम जिक्र करते हैं महात्मा गांधी जी का, इसको हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। गांधीवाद आप देखते हैं, गांधीवाद को हम अलग से बिल्कुल भी, ठीक है, देखेंगे। देखो यहाँ पे बात को समझना, यहाँ से जो सवाल बनते हैं, पहली बात की उदारवादी चरण कब से कब तक रहा, उसके बड़े नेता, ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं। उग्रवादी चरण कब से कब तक रहा, उसके बड़े नेता, इनके नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। गांधी जी को बिल्कुल अलग से सेपरेट पढ़ाऊंगा कि उसमें क्या क्या घटना इनकी हुई, जन्म से लेकर के मृत्यु, उसके बीच तक की सारी कहानी देखेंगे गांधी जी के साथ अलग से। ठीक, अब देखिए, अगर मैं थ्रू द पॉइंट बात करूं अपने सिलेबस को लेकर के, सिलेबस में जो कहानी शुरू होती है वो 1905 के साथ शुरू हो जाती है, बंगाल विभाजन के साथ। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर नहीं है तो साइट पे जाकर के यूकेपीएससी या यूके वहाँ जा करके आप उसे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, तो आपको सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, बंगाल विभाजन। चलिए आइए मेरे साथ। देखो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ। दूसरी बात यह है कि आपके लाइक हमारे लिए बूस्टअप का काम करता है, बूस्टर का काम करता है हमारे लिए। दूसरी बात, हिंदी पे काम करते रहो भाई, पर्यायवाची पे काम करते रहो, सब शक्ति जितनी बेहतर हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, काम करते रहो। आओ इधर, तो सबसे पहली बात करेंगे बंगाल विभाजन। कोशिश करेंगे समझने की 2-4 बातें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 1905, ठीक, देखिए हुआ क्या। इस समय अगर आप देखोगे कि जो कलकत्ता है वो राष्ट्रीय चेतना का क्या है, राष्ट्र चेतना का एक आपका मिडिल पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। यहीं से सब चीज़ें चल रही हैं। इस समय हमारी राजधानी, भारत की राजधानी यानी कि ब्रिटिशर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, कलकत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, वहीं पर राष्ट्र चेतना का काम चल रहा है। उसी बीच में क्या होता है कि जो वायसराय हमारा उस समय है, जिसका नाम है कर्जन। ठीक है, वर्तमान में वायसराय कौन था हमारा 1905 में, वायसराय कौन है, कर्जन।
देखिए मैं लॉर्ड नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं केवल कर्जन लिखूंगा, ध्यान से समझना। तो कर्जन ने क्या किया, कर्जन ने एक रणनीति निकाली कि किसी तरीके से अगर हम समाज के अंदर बंटवारा पैदा कर देते हैं, समाज के दो समुदायों को अलग अलग कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। हम उन्हें अच्छे तरीके से प्रशासन व्यवस्था में रख सकते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से हम लोग गवर्न कर सकते हैं। यही कोशिश करी गई किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा, और कर्जन ने ये काम बखूबी निभा भी दिया। कर्जन ने क्या किया कि जो बंगाल वाला इलाका था, बंगाल के दो हिस्से कर दिए, यानी कि एक हिस्सा पश्चिम बंगाल और एक हिस्सा पूर्वी बंगाल। एक मुस्लिम बाहुल्य और एक हिंदू बाहुल्य, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की कोशिश करी गई। ध्यान रखना, ये किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। और कर्जन ने ये रणनीति लेके आया जिससे क्या हो कि जो राष्ट्र चेतना के आंदोलनों का जो केंद्र बना हुआ है कलकत्ता, उसमें ये फूट डाल सके, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति भी एक तरीके से यहाँ देखने को मिलने लगती है। किसके द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा, सॉरी अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी तरफ क्या होता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, ये आपकी हुई जुलाई 1905 में। देखिए 19 या 20 जुलाई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि जुलाई 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन के समय हमारा वायसराय कौन है, कर्जन है। बात ध्यान से समझना। देखो लोग बाग नहीं चाहते हैं कि विभाजन हो, और उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलनों में भागीदार लोग थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दो समुदाय बट जाएं, उनकी शक्ति अलग अलग हो जाए, वो छीन भिन हो जाए। इसलिए क्या करा गया, इसका तुरंत रिएक्शन देखने को मिला। और अगस्त में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के अंदर एक टाउन हॉल है, कलकत्ता टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है। कलकत्ता टाउन हॉल में बैठक, और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, इस बंगाल विभाजन का बहिष्कार करेंगे। यानी कि एक बहिष्कार प्रस्ताव लाया गया और उसी बहिष्कार प्रस्ताव को यहाँ पर पारित भी किया गया। तो यहाँ क्या हुआ, बहिष्कार प्रस्ताव लाया गया, यानी कि हम लोग इसे मान्य ही नहीं करते, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। और इसी बहिष्कार को बंग भंग विरोधी भी कानून भी बोलते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन। यानी बंगाल के विभाजन के हम लोग क्या हैं, सब लोग खिलाफ हैं। और एक तरीके से नई विचारधारा जन्म लेती है, और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, आपके स्वराज की, स्वराज आंदोलन की। ठीक है, जिक्र करेंगे, आगे जिक्र करेंगे, अभी यहाँ पर आप बात को समझिए। तो टाउन हॉल में एक बैठक होती है, उस बैठक में ही बहिष्कार प्रस्ताव लाया जाता है। इसी को बंग विरोधी आंदोलन हम लोग बोलते हैं। इसी के साथ ही धीरे धीरे समय गुजरता है, और जो बंगाल विभाजन का काम था वो लागू हो जाता है 1905 में ही। और तारीख आप डाल सकते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो पूरी तरीके से लागू होता है। देश के मतलब बंगाल के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा पश्चिम बंगाल, एक हिस्सा आपका पूर्वी बंगाल, दो हिस्से यहाँ देखने को मिलते हैं। जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन बंगाल के अंदर सबको बड़ा दुख हुआ, और बंगाल के अंदर 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, शोक दिवस के रूप में। और आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा, बाबा रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, बस राखी दिवस का आह्वान किया था, जो यानी कि एकता को सूत्र में बांधने की कोशिश, जैसे राखी होती है ना, उसी तरीके से राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे घोषित किया था। कि इसे हम रविंद्रनाथ टैगोर ने से क्या बोला था कि ये एक तरीके से क्या है, हमारा राखी दिवस। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है बंगाल विभाजन में कि वायसराय कर्जन ने ये किया, और 1905 में इसे 20 जुलाई को घोषणा हुई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहिष्कार प्रस्ताव आया इसके खिलाफ, इसी को बंग भंग विरोधी आंदोलन बोलते हैं, 7 अगस्त 1905 में। इसके अलावा ये जो लागू हुआ, देखिए एक बार पूछ लिया गया था पेपर में कि बंगाल विभाजन एक्चुअल में लागू कब से हुआ था, तो ध्यान रख सकते हैं आप 16 अक्टूबर 1905 से इसे लागू कर दिया गया था, और इसी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद इसी टाउन हॉल से एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसी आंदोलन को हम क्या बोलते हैं, स्वराज आंदोलन। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ ज़्यादा देखना भी नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए स्वराज आंदोलन। मैं जिक्र करता हूँ स्वराज आंदोलन का। स्वराज आंदोलन 1905। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज यानी कि खुद का, स्वयं का
शासन या स्वयं का राज। यानी कि हम क्यों किसी के अंडर में रहें या कोई हमें क्यों चलाएगा, हम खुद भी तो अपने आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए ताकत रखते हैं, हम खुद भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, हम खुद भी अपने देश को चला सकते हैं। इसी विचारधारा के साथ जैसे ही अगर आप देखोगे, हमने बात करी स्टार्टिंग में ही कि देखिए 1905 लगभग वही साल है जिस साल हम लोग उदारवादी चरण से किस तरफ गए, उग्रवादी चरण की तरफ चले गए। तो अब एक नई विचारधारा का जन्म हुआ कि अब बहिष्कार होगा, वो संघर्षपूर्ण बहिष्कार होगा। अब सुधारवादी जो हमारी नीति है हम उसके परे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए स्वराज आंदोलन की शुरुआत होती है। और जो 3 बड़े लीडर हैं किसके, उग्रवादी चरण के, लाल पाल और बाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, तीनों ने मिलकर के क्या किया कि एक नए आंदोलन को खड़ा कर दिया और उस आंदोलन का क्या नाम है, स्वराज आंदोलन। ठीक, ध्यान रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि किसने स्वराज आंदोलन की घोषणा करी या किसने अगुवाई करी थी, तो किसने करी थी, इन्होंने, लाल बाल पाल ने करी थी। किस वर्ष हुआ था स्वराज आंदोलन, 1905 में हुआ था। इसके अलावा देखिए नोट करके आप लोग यही बता देना, जो कांग्रेस है उस समय सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है भारत में वो कौन सा है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बनारस में, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है 1905 में ही, 1905 बनारस अधिवेशन होता है। कब, 1905। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो बड़े लीडर हैं उस समय के, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर अध्यक्ष थे और इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था कि स्वराज आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था, कि यहाँ कांग्रेस ने भी अपनी सहमति जताई थी कि अब तो स्वराज आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार क्या मिला थी, कांग्रेस की या कांग्रेस का समर्थन मिला था इसमें स्वराज आंदोलन को, कि स्वराज आंदोलन को क्या मिला था, कांग्रेस का समर्थन मिला था। आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी में क्या मिला है, कांग्रेस का समर्थन। इसके अलावा देखिए 1906 में ही कलकत्ता के अंदर एक और अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन, ये भी कांग्रेस का ही है, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। इस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है दादा भाई नेरोजी साहब। दादा भाई नेरोजी जो है वो इस आंदोलन या इस अधिवेशन के क्या अध्यक्ष हैं। तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ, यहाँ तो केवल समर्थन का जिक्र हुआ, यहाँ पूरी तरीके से स्वराज की मांग जो थी वो कांग्रेस के द्वारा भी की गई। ध्यान रखना, कांग्रेस के द्वारा पहली बार यहाँ केवल जो स्वराज आंदोलन था उसके समर्थन का जिक्र हुआ, समर्थन की बात हुई, और यहाँ पर बात हुई कि हम स्वराज की मांग करते हैं, कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस ने स्वराज की मांग कब करी, इसने 1906 में जो उनका कलकत्ता अधिवेशन था इसके साथ इसकी शुरुआत होती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये रही कांग्रेस से संबंधित बात, स्वराज आंदोलन। ध्यान रखना वर्ष 1905, अधिकतर पेपर में यहीं पर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन दिमाग में रखना। इसके बाद देखिए धीरे धीरे अब क्या होने लग गया कि एक तरीके से 2 हिस्से तो कर ही दिए गए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, यानी कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र या अन्य जातें जो साथ में रहती थी। अब देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसा समय आने लग गया कि मुस्लिम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई और एक तरीके से एक संगठन बनाने की कोशिश करी, जिसे हम लोगों ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कहा। ठीक है, क्या कहा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ध्यान से सुनेंगे, अगर आप देखोगे तो पूर्वी जो वर्तमान का बांग्लादेश है ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल हो जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में एक जगह पड़ती है जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका। ढाका के एक नवाब हुआ करते थे, नवाब सलीमुल्लाह। क्या नाम है, नवाब सलीमुल्लाह। तो ढाका के एक नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह। तो नवाब सलीमुल्लाह की अगुवाई में, इनके नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया। उस संगठन को हमने क्या बोला, मुस्लिम लीग बोला। और ये कब बनाया गया, 30 दिसंबर 1906 को। डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
बंगाल के जो नवाब थे सलीमुल्लाह साहब, उन्हीं के नेतृत्व में क्या बनाया गया, एक संगठन बनाया गया जिसे हमने मुस्लिम लीग कहा। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। कहाँ पे, ढाका में स्थापना। तो मुस्लिम लीग कब बना अगर आपसे पूछा जाए तो ये 30 दिसंबर 1906 में बना। कहाँ पे बना, ढाका में बना। किसके नेतृत्व में बना, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में बना। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए, आगा खां। अध्यक्ष कौन बनाए गए, आगा खां। ज़्यादा कुछ नहीं देखना आपने, बस इसमें इतनी बात देखनी है। इसके अलावा देखो थोड़ा सा इसके बारे में देखना पड़ेगा, एक दो बात और। आगा खां से ज़्यादा नहीं जाना, अध्यक्षों को ज़्यादा नहीं देखना हम लोगों ने, बस पहले देखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है, अध्यक्ष कौन रहे हैं, किसके नेतृत्व में हुई है, 3-4 बातें ये। इसके अलावा अगर बात करूँ तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो बनाया गया, वो मुख्यालय बनाया गया जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनवी अंदाज। ठीक है, लखनऊ में क्या करा गया, यहाँ पर मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसके 1-2-3 अधिवेशन आपको देखने हैं, मैं आपसे बात करूं। और इसमें कमाल की बात है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। इसका जो पहला अधिवेशन था वो कराची के अंदर नहीं था, वो ढाका में था जहां स्थापना हुई। ठीक है, वो ढाका में ही था 1906 में। दूसरा अधिवेशन कराची में था 1907। अब कहो जी कराची तो पाकिस्तान में है, भैया 1907 में वो भी भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, 1907 में वो क्या है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। और तीसरे वाला अधिवेशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन आपको जो ध्यान रखना है, ये 1908 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, अमृतसर के अंदर हुआ था। 1908 अमृतसर के अंदर ये तीसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करती सर सैयद अली इमाम। अली इमाम का नाम सुना होगा आपने। इसके अध्यक्ष थे सैयद अली इमाम। इन्होंने इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। सैयद अली इमाम ने 1908 जो तीसरा अधिवेशन था किसका, मुस्लिम लीग का, उसका ही अध्यक्षता करी थी। इसकी खास बात क्या है, यहाँ से पेपर में सवाल कई बार बनता है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग करी गई थी। प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग। ब्रिटिशर्स के सामने मुस्लिम लीग ने सामने एक बात रखी कि हमें क्या चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। अब सवाल ये आता है कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है। दोनों बातें सामने बताता हूँ। अभी देखिए, 2 शब्द आपने सुने। एक तो सुना आपने पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, और एक होता है आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है, आरक्षित क्षेत्र। दोनों में आज अंतर समझ लो, कभी गड़बड़ मत करना। देखो, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है, यानी कि ध्यान से सुनो, यानी कि आपकी कोई एक विधानसभा सीट है, कुछ भी मान लो आप, AXYZ जो भी आपको लगे। इस विधानसभा सीट में अलग अलग वोटर होंगे, मतदाता होंगे, यानी कि कुछ मुस्लिम्स होंगे, कुछ हिंदू होंगे, या कुछ अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कैंडिडेट जो खड़े होंगे, पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होगा कि सब कैंडिडेट खड़े होंगे, लेकिन मुस्लिम वोटर्स क्या करेंगे, केवल मुस्लिम्स को वोट करेंगे, हिंदू वोटर्स केवल हिंदू को वोट करेंगे, या बुद्धिज्म वोटर केवल बुद्धिज्म को वोट करेंगे, बुद्धा जो उस धर्म को मानता होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी गई थी। बात समझ में आई कि यहाँ पे क्या होगा कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मुस्लिम लोग वोटिंग करेंगे केवल मुस्लिम को, हिंदू लोग केवल वोटिंग करेंगे हिंदू को। ये तो होता है पृथक निर्वाचक मंडल। आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, आरक्षित क्षेत्र में ये होता है कि प्रत्येक आदमी वोट करता है, लेकिन उम्मीदवार केवल वही होगा जिसके लिए वो सीट क्या करी गई होगी, आरक्षित करी गई होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि ज्वालापुर सीट है, वो ज्वालापुर सीट क्या करी गई है, SC के लिए आरक्षित करी गई है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे केवल उम्मीदवार हमेशा किसका रहेगा, SC का होगा। चुनाव में वोट डालने सब जाएंगे। तो ये होता है ये मामला। और पृथक निर्वाचक मंडल में क्या होगा कि उम्मीदवार, अब कोई भी होगा, मान लिया कि मुस्लिम उम्मीदवार है तो उसे वोट मुस्लिम ही करेंगे, हिंदू को वोट हिंदू ही करेंगे। तो ये इस तरीके की मांग करी गई थी किसमें, तीसरे अधिवेशन में 1908 में, जो अमृतसर के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बातें रखेंगे। अब ये मांग ब्रिटिशर्स ने मानी,
कब मानी, किस तरीके से मानी, आगे क्या हुआ, इस सब चीज़ को जानेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। देखिए ईमानदारी से मेरे साथ चलना, अच्छे से पढ़ना मेरे साथ, आप देखोगे कि हम इतिहास बहुत अच्छा कर लेंगे। देखिए इतिहास को केवल मैं सब्जेक्ट नहीं मानता, इतिहास एक तरीके से विचारधारा है। इतिहास आपको बताता है कि किस तरीके से लोगों ने क्या क्या काम किए, उनकी विचारधाराएं क्या थी, उनका दर्शन क्या था, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से वो अपने आप को लेकर के चले। तो ये सब चीज़ें, ये जर्नी हम लोग सब दोनों के लिए, आप और हमारे लिए क्या रहेगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर के आपके साथ। तो अगर आप क्लास में बने रहे तो आप देखेंगे कि हम बहुत अच्छा हो जाएंगे, बहुत अच्छा इतिहास कर लेंगे अपना। और पेपर में तो ध्यान रखना, धुआं कर देंगे पेपर का यार। पेपर में एक सवाल जाने नहीं देंगे, एक भी सवाल जाने नहीं देंगे। जितना मैंने पढ़ाया है पेपर कोई भी उठा लेना, अगर पेपर में सवाल आया होगा तो हमने बोर्ड पे पढ़ लिया होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जितना पढ़ेंगे ज़बरदस्त पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है बात, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइव वो हमारी फीस है। ये ध्यान रखना, हम केवल उसी के लिए काम कर रहे हैं। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब चाहिए हमें, आप बस हमारे साथ बने रहो। इसके अलावा हिंदी में शब्द शक्ति बढ़ाइए, उत्तराखंड को बढ़ाइए। इस बार देखते हैं सिलेक्शन होता क्यों नहीं है। उत्तराखंड में चंद्र राजवंश पढ़ा रहा हूँ, हिम्मत के साथ पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, उसे पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहीं पर। पॉलिटिक्स शुरू कर दी है मैंने, और भी बहुत सारी क्लासेज आ रही हैं, करंट अफेयर लेके आ रहे हैं, एक एक चीज़ अच्छे से कर रहे हैं यार। आप बस साथ रहिए, मेहनत करते हैं मिल करके, फिर देखो कमाल हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।